गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ जी बच्चों, वो कर लिया काम आपने कल वाला? अच्छा, आपके टेस्ट में बच्चों डी ब्रॉगली तक ही आ रहा है, बाकी नहीं आएगा। एटॉमिक नहीं आएगा, ठीक है। तो वो तो थोड़ा सा ही पार्ट है, उसको अच्छे से आप करके टेस्ट दो। मतलब कि सी पार्ट तक ही आ रहा है। हाँ बच्चों, ई पार्ट में बताओ डाउट्स। हाँ, टिल सी आ रहा है आपका टेस्ट में। यस, इंक्लूडिंग सी। यस। हाँ बच्चों, ई पार्ट प्लीज आस्क। ये क्या जीरो नहीं है, वन है क्या? अच्छा, एक्स जीरो बच्चों पहले। हाँ बच्चों। टेंथ क्वेश्चन देखो। फाइंड द क्वांटम नंबर n corresponding to excited state of helium plus ion if on transition to ground state it emits two photons in succession with wavelengths this much। तो बच्चों वो मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन को n से आना है, तो वो बीच में किसी n डैश पे चला गया और फाइनली 1 पे चला गया। तो ऐसे में इसने ये दो फोटॉन्स रिलीज किए। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1/108.5 नैनोमीटर इज इक्वल टू आर, हीलियम प्लस है तो Z² 4 इंटू 1/n' माइनस 1/n²। ये कैसे लिखा मैंने? 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/nl² माइनस 1/nh², उस कंसेप्ट से, राइट। और दूसरा 1/30.4 इज इक्वल टू 4r 1/1² माइनस 1/n'²।
तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो जो n डैश है वो तो अननोन है, वो कट जाएगा, तो आपका n निकल आएगा। ये समझ आ रहा है? ओके। गुरकनवल, मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये n-1 कह रहे हो आप कुछ? मतलब n-1 टाइप के फोटोन एब्जॉर्ब होंगे, ये कह सकते हो आप? कि अगर हम सारे गिने 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 करते करते, तो टोटल वो n-1 अलग अलग वेवलेंथ्स के बन जाएंगे। हाँ, मैं इसके ना सॉल्यूशंस भी वहां पे अपलोड करवा दूंगा, लर्निस्ट पे, जहाँ पे सारा मटेरियल है। तो आप मतलब इफ यू वांट, कई बार कोई स्टेप चेक करना है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो आप रेफर कर सकते हो। 10th क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज है? फाइंड द क्वांटम नंबर n ढूंढना है हमें हीलियम प्लस आयन का, इफ ऑन ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट। मतलब वो ग्राउंड स्टेट पे जा रहा है और ग्राउंड स्टेट पे जाते हुए उसने 2 फोटोन रिलीज किए, राइट? आगे बच्चों। 12th क्वेश्चन, lambda 1 is wavelength of सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। लैम्डा 2 हो गई बाल्मर की, और लैम्डा 3 है वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो ये बच्चों, सीरीज लिमिट का क्या मतलब होता है? लाइमन की सीरीज लिमिट का क्या मतलब हुआ? किस ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं? मतलब 2 से 1 या इंफिनिटी से 1? लिमिट है ना, इंफिनिटी से 1, तो 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी। सर हम्म, कौन सी लिमिट बोला सर आपने? सीरीज लिमिट। ओके। ऐसे ही लैम्डा 2 क्या हो गया? बाल्मर की सीरीज लिमिट, मतलब 1 बाय 2 माइनस 1 बाय इंफिनिटी। ये एक गलती कर दी मैंने, ये लैम्डा 1 नहीं है, 1 बाय लैम्डा 1 है, राइट? और ये 1 बाय लैम्डा 2 है। तो ये बन क्या गया? ये आर बन गया, ये
r/2 बन गया। और ऐसे ही 1/λ3 वो क्या है, लाइमन की फर्स्ट लाइन, मतलब 1 से 2। हाँ ये 2 स्क्वायर आएगा, यस। तो ये r/4 हो गया। ये बन गया 3r/4। तो अब बस आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। λ1 क्या है, 1/r। λ2 क्या है, 4/r। λ3 क्या है, 4/3r। तो इसके हिसाब से बच्चों क्या रिलेशन बन जाएगा? बताओ बच्चों, क्या रिलेशन बन जाएगा? ट्वेल्थ बच्चों बताओ क्या आंसर बनेगा? बोलो भाई, कोई सामने तो लिखा हुआ है। बोलो बच्चों। बी बन रहा है आंसर। डी बनेगा ना, नन ऑफ दीज। मतलब बेसिकली आपको ऑप्शन से पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो आप देखो कि एबीसी कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, राइट। आगे बच्चों। अच्छा, एक्सरसाइज 0 में और कोई डाउट? ओके, एक्सरसाइज 1 बच्चों। हाँ जी, एक्सरसाइज 1 ई पार्ट।
बच्चों कोई डाउट नहीं है, ऐसा तो नहीं मैं मान सकता कि 24 क्वेश्चंस में एक भी डाउट ना हो। ओके 21, 14 और किस किसने होमवर्क किया है मुझे सही सही बताओ एक बार। सारे बताओ बच्चों मुझे चैट में, किसने किया किसने नहीं किया। गुनीत आपने किया कि नहीं। जशन, किरणप्रीत, लविश, मयंक बताओ भाई। जशन बताओ। चलो मैं आपको बच्चों टाइम दे रहा हूँ, इसको कर लो एक बार कंप्लीट, ठीक है। मैं आज नहीं करा रहा डिस्कस, बट प्लीज कर लो यार अच्छे से, ऐसे कोई फायदा नहीं है बच्चों। अच्छा जैसे अभी बच्चों आप में से किसी ने कहा कि एग्जाम्पल्स हो जाते हैं और क्वेश्चंस नहीं होते। पता है ऐसा कब होता है, मतलब देखो ये चीज, मतलब जो मैं कह रहा हूँ आपके साथ भी ये चीज मैच करती है कि नहीं करती। क्या होता है कई बार ना हमारी टेंडेंसी होती है कि हम ना सिर्फ रीड करते हैं, हम लिखते नहीं है कि भाई नोट्स रीड कर लिए, क्वेश्चंस रीड कर लिए। तो वो रीडिंग के टाइम तो ऐसा लगता है सारा कुछ कि हाँ बड़ा आसान है, हो गया भाई। लेकिन जब फिर अब करने लगते हैं क्वेश्चन तो वो नहीं होता। तो इवन यस एग्जांपल्स डेफिनेटली करने चाहिए, बट जब आप एग्जांपल्स करते हो ना, डोंट रीड देम, उसका कभी कोई फायदा नहीं है। आपको ये करना चाहिए कि आप पहले एग्जांपल के सॉल्यूशन को हाइड करके खुद से ट्राई करो उस क्वेश्चन को। ये बच्चों मैं स्पेशली उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने मतलब पहले ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं किए हुए। तो आप उन एग्जांपल्स को छोड़ो, मतलब कि उन एग्जांपल्स के को लिख के ट्राई करो विदाउट लुकिंग एट सॉल्यूशंस। और फिर आप जहां पर भी जैसे भी पहुंचते हो फिर उसका सॉल्यूशन चेक करो। दैट वेज आपका थोड़ा सा मतलब आपकी अप्रोच बनेगी कि क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि हाँ मैंने एग्जांपल्स रीड कर लिए और अब मैं एक्सरसाइज करने लगा हूं, तो फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं होंगे। हाँ तो वही जैसे अगर आप जैसे रेगुलर स्कूल स्टूडेंट थे तो उतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके नहीं हुए होंगे, राइट। तो जो बात मैं कह रहा हूँ क्या वैसा है कि
कि आप मतलब रीड करके कर रहे हो, लिख के नहीं कर रहे? तो प्लीज वो करो, ठीक है? फिर आपको नहीं, एग्जाम्पल के सॉल्यूशन नहीं लिखने, उसका कोई फायदा नहीं है। आपने खुद ट्राई करना है पहले एग्जाम्पल, और फिर सॉल्यूशन से कंपेयर करो कि आपकी क्या गलती थी। चलो मैं बच्चों अभी फिर आगे नहीं पढ़ा रहा आपको, मतलब ये डिस्कस नहीं कर रहा, अभी क्वेश्चन ही करते हैं हम। तो बच्चों आपको क्या याद होगा, हम लास्ट टाइम मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर कर रहे थे, राइट? तो हमने कल बेसिक प्रॉपर्टीज लिखी थी, ये एएमयू और इन सब चीजों की। तो आप बच्चों मुझे ये बताओ कि व्हाट इज वन एएमयू, मतलब आगे जो हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है उसके लिए ये समझना जरूरी है। एएमयू क्या होता है बच्चों? मतलब एटॉमिक मास यूनिट तो है, मतलब उसका मीनिंग क्या होता है? तो उसकी डेफिनेशन है 112 मास ऑफ C12, राइट? अच्छा बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 1/12 इंटू C12 का मतलब क्या हुआ, 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये 6 कॉमन ले लो, तो ये बन गया मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन बाय 2। ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, बताओ? तो अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर हम एएमयू की डेफिनेशन यही क्यों नहीं बनाते कि मतलब मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन बाय 2? और आप ये भी सोच सकते हो बच्चों कि दोनों का मास तो नियरली सेम ही होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ
प्रोटॉन कह लो या मास ऑफ न्यूट्रॉन ही हो गया, है ना। तो ये एक अजीब सी मतलब कि सीधा ही ऐसे ही कह देते, फिर इतनी अजीब सी डेफिनेशन क्यों बनाई है 1/12 मास ऑफ C12? ये मुझे सोच के बताओ बच्चों एक बार। नहीं वो तो ठीक है, किसी और में नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल नहीं होंगे, बट हम तो C12 के हिसाब से ही अगर डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ तो इक्वल ही है। तो नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, देखो AMU भी तो हमने C12 के लिए ही डिफाइन किया है ना, किसी और एटम के लिए तो किया नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि AMU को C12 का 1/12 कहने की जगह सीधा ही मास ऑफ प्रोटॉन ही कह देते। तो इतना ये अजीब सी डेफिनेशन क्यों बनाई है? तो बच्चों इसका रीजन ये होता है, अभी आपको समझ आएगा, ये नहीं कर सकते बच्चों, ये देखने में लग रहा है। तो इसका बच्चों क्या रीजन होता है, उसके लिए आप लिखो मास डिफेक्ट। तो बच्चों क्या होता है इन रियलिटी, जब कोई न्यूक्लियस बनता है, ठीक है, मान लो, इमेजिन करो एक प्रोसेस जहां पे ऐसे न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स मिलकर एक न्यूक्लियस बना रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों जब ये प्रोसेस होता है तो इट सो टर्न्स आउट कि जो न्यूक्लियस का मास होता है
वो इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मासेस से कम होता है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। मतलब इमेजिन करो कि ये कुछ भी, मान लो ये 5 न्यूट्रॉन थे, 5 प्रोटॉन थे, तो न्यूक्लियस का मास इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू मास ऑफ 5 प्रोटॉन्स प्लस 5 न्यूट्रॉन्स। तो ये एक बहुत ही अजीब बात हो गई। नॉर्मली हम कहते हैं कि जब इक्वेशंस बैलेंस करते हैं तो हम कह देते हैं कि भाई मास बैलेंस्ड होगा, लेकिन बच्चों इस केस में मास जो होता है वो बैलेंस नहीं होता। राइट हैंड साइड पे जो मास है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो क्वांटिटीज हैं उनके मास से कम होता है। ठीक है, तो बच्चों वो मास कहां जा रहा होता होगा? यस, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लिखो कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द इंडिविजुअल masses ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है बच्चों, मतलब अगर हम मास ऑफ न्यूक्लियस निकालें इट विल बी लेस दैन, अगर मैं वैसे निकालूं कि z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस a माइनस z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो देखो ये जो मैं बात कर रहा हूं ये बड़ी अजीब है। अगर हम सोचें कि भाई मैं कह रहा हूं कि भाई बच्चों इमेजिन करो आपके पास 4 अलग अलग बॉल्स हैं, मान लो वो 1-1 किलो की हैं। अब जब आपने उनको एक पैकेट में बंद कर दिया तो वो पैकेट का मास 4 किलो से कम हो गया। राइट, यही बात कर रहे हैं हम। तो दिस इज अ स्ट्रेंज फिनोमिना, बट यस इट डज हैपन। इट्स अ ट्रू फिनोमिना। मतलब हमें भी हिस्ट्री, मतलब फिजिक्स की हिस्ट्री में बहुत लेटर ऑन जाके पता चला कि ऐसा कुछ होता है, बट ऐसा होता है। और ये जो मास है इसका होता क्या है, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से बच्चों हम टर्म डिफाइन करते हैं मास डिफेक्ट।
वो है z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, जो भी बेसिकली डिफरेंस पड़ा, प्लस a माइनस z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो क्वांटिटी है बच्चों, ये बन गई एज मास इफेक्ट। ठीक है, और ये बच्चों जैसे हमने समझा कि ये मास जो कम हुआ वो कहाँ जा रहा है, एनर्जी में जा रहा है। अब वो कितनी एनर्जी में जा रहा है, दैट इज गिवन बाय द फेमस रिलेशन E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो इसको बच्चों अगर हम यहाँ पे C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें और मास को AMU में ले लें, तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है 931 डेल्टा एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मतलब ये ध्यान रखना है, ये कैसे फॉर्मूला यूज करना है कि अगर आप डेल्टा एम को AMU में पुट करते हो तो उसको 931 से मल्टीप्लाई करके वी गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मतलब हमें क्या समझना है कि जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो थोड़ा सा मास कम हो जाता है, और ये जो मास कम होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वो कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ये समझ आ रहा है बच्चों? जैसे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करो। इसी एनर्जी को बच्चों बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं।
हो गया बच्चों? कैसे लिखोगे? बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस कैसे बन रहा होगा? आप कहोगे दो हीलियम न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों? दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स। दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स मिलके हीलियम न्यूक्लियस बना रहे होंगे। तो अब मास डिफेक्ट कितना हुआ? 2 इंटू 1.0074 प्लस 2 इंटू 1.0087 इंडिविजुअल मासेस लिख दिए मैंने, माइनस जो हीलियम का एक्चुअल मास है। ठीक है, इससे आपके पास एक वैल्यू आ गई और ये सारा कुछ एएमयू में ही आया। अब बस एनर्जी के लिए क्या करना है, जो ऊपर वाली वैल्यू आई उसको 931 से मल्टीप्लाई कर दोगे। राइट, समझ आ गया कैसे करना है? तो आपका आंसर डी आ जाएगा या सी? सृष्टि कौन सी टर्म, मुझे समझ नहीं आया। Sir, formula Z into mass of proton plus A times plus A minus Z times mass of electron minus मास mass of ऑफ न्यूट्रॉन, atom. A माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ओके सर, तो ये पूरी तो टर्म हमें दिया है। हाँ, तो ये जो 4 है ये मास ऑफ न्यूक्लियस ही है ना। ओके सर। तो ये करके बच्चों आपका सी आ जाएगा। जैशन आपका डी कैसे आ रहा था पहले? तो कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, राइट। इसमें आपको जैसे जब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें हमेशा ही आपको मतलब मतलब जो न्यूक्लियस है उसका भी मास गिवन होगा। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ लिख सकते हो कि इसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, तो हम बाइंडिंग एनर्जी की क्या डेफिनेशन बना सकते हैं? कि एनर्जी रिलीज व्हेन अ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। बच्चों इसको उल्टा भी कह सकते हैं हम कि न्यूक्लियस फॉर्म होगा तो ये एनर्जी रिलीज होएगी। इसका उल्टा क्या होगा कि न्यूक्लियस को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो न्यूक्लियस टूट जाए। समझ रहे हो ना बच्चों? और यहां से बच्चों हम हाँ टू ब्रेक, यस, तो यहां से बच्चों हम एक और टर्म भी बना देते हैं जिसको हम कह देते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कि ये तो टोटल एनर्जी थी
पर न्यूक्लियन आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ी। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों इसके लिए? मतलब बस है ना कि पर न्यूक्लियन पूछा है कि भाई 10 न्यूक्लियंस को मिला के इतनी एनर्जी आती है, तो पर न्यूक्लियन कितनी एनर्जी आई, किसी एक से कितनी आई। तो आप क्या करोगे, बस जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दोगे, वो क्या होता है, ए। तो ये बन गया डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है जी, समझ गए? ओके, तो अब बच्चों न्यूक्लियस की ही बात करते हुए नेक्स्ट वी टॉक अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस। ए इज मास नंबर। मास नंबर यही होता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अब बच्चों हमें पता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं और बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स के बीच में तो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, राइट बच्चों? तो अगर प्रोटॉन्स में बहुत सारी रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, तो बच्चों वो प्रोटॉन्स पर इतने इकट्ठे रह कैसे पाते हैं इतनी पास? बताओ भाई। आई रिपीट माय क्वेश्चन। हमें पता है कि प्रोटॉन्स के अंदर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बहुत ही पास पास रहते हैं। तो अब ये प्रोटॉन्स में तो बहुत सारी रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, तो वो इतनी पास कैसे रह पा रहे हैं? सो दिस इज ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्सेस। मतलब जब साइंटिस्ट ने देखा ऐसा, तो साइंटिस्ट को पता चला कि भाई एक और ही फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं एज न्यूक्लियर फोर्स। तो ये न्यूक्लियर फोर्सेस की बच्चों क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ये बच्चों बिल्कुल जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वैसे ये एक नए टाइप की फोर्स है। इस फोर्स की बच्चों क्या प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहले तो ये कि ये एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। तो यही फोर्स है जो प्रोटॉन्स को इतना पास रख पाती है in spite of the repulsive forces between them। ठीक है? दूसरा बच्चों इस फोर्स की यह खासियत है कि ये फोर्स सिर्फ तभी लगती है जब दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो।
कितना कम? इतना कम, 10⁻⁻15 मीटर्स जितना कम। इतना कम कब हो पाता है? इतना कम तभी हो पाता है जब वो न्यूक्लियस के अंदर हो। बाहर कहीं पर भी इतना कम नहीं हो पाता बच्चों। ठीक है जी। एंड बच्चों, अगली बात, एक और बहुत ही जो खासियत है इस न्यूक्लियर फोर्स की, इस फोर्स को मास या फिर चार्ज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगती है। इस फोर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या मास है क्या चार्ज है। ये फोर्स को तो सिर्फ डिस्टेंस से फर्क पड़ता है कि अगर दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कम है तो ये फोर्स लगेगी। मतलब ये फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगती है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगती है। ये सबके बीच में लगती है। ठीक है, मतलब ये एक नई टाइप की ही फोर्स है ऑल टुगेदर। तो हमें इसके और डिटेल में नहीं जाना होता कि इसके क्या फॉर्मूलाज हैं और सब कुछ है, बट हाँ हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है जी। तो वो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस का मतलब क्या हुआ बच्चों? कोई भी ऐसा रिएक्शन जहां पे कोई न्यूक्लियस बन रहा है या टूट रहा है। तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग या तो फॉर्मेशन या ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया था हीलियम वाला, वो सर एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया। सर हाँ जी। अभी आप लिख रहे हो सर न्यूक्लियर रिएक्शन? सर स्क्रीन पे नहीं आ रहा सर। अच्छा एक सेकंड। ये पता नहीं क्या अजीब सा होना शुरू हुआ है, अपने आप ही थोड़ी देर बाद आना बंद हो जाता है। अब तो आ गया ना बच्चों? यस सर। हम्म। तो
तो देखो बच्चों, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं इनकी क्या खासियत होती है, जैसे कि हम अभी ऊपर देख रहे हैं वैसा कुछ। तो सबसे पहले तो वही जो हमने अभी लिखा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास कम हो जाता है, मतलब जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है दैट इज ग्रेटर दैन द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। राइट। अब हमें पता है कि इनमें एनर्जी रिलीज होती है, ये कितनी एनर्जी रिलीज होती है बच्चों? डेल्टा एम सी स्क्वायर। राइट। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों आप देख सकते हो एनर्जी के तीन नाम हो गए। एक तो चलो एनर्जी एज सच है ही, एक हो गया बाइंडिंग एनर्जी, और एक तीसरा हो गया क्यू वैल्यू। ठीक है, बात एक ही है, सब कुछ सेम मतलब है। अच्छा बच्चों, ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये जाती कहाँ है? सोचो बच्चों कहाँ जाती होगी? ये काइनेटिक एनर्जी में जाती है। जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में, नॉट हीट बट काइनेटिक एनर्जी। इतने छोटे लेवल पे, मतलब इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हीट तो डिफाइंड ही नहीं होती बच्चों। ठीक है। अब बच्चों इन रिएक्शंस में कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रही, तो इन रिएक्शंस में मोमेंटम कंजर्व होता है। अच्छा बच्चों, एक बात और है इंपॉर्टेंट समझने वाली। मैंने ऐसा जरूर कहा कि हाँ भाई राइट हैंड साइड पे मास कम हो जाता है, ठीक है, बट बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि आप मान लो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन लोगे और राइट हैंड साइड पे अब 3 ही रह गए टोटल, कि एक प्रोटॉन पूरे का पूरा खत्म हो गया या एक न्यूट्रॉन खत्म हो गया। ठीक है, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो उतने ही रहेंगे। ठीक है, बस टोटल मास कम हो जाएगा। ठीक है, हम ये भी नहीं बता सकते कि किसका कितना कम हुआ है, हम तो बस टोटल मास की ही बात कर सकते हैं कि हाँ भाई टोटल मास कुछ कम हो गया। ठीक है, जिसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि भाई जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, मिला के
वो कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, तो इसको हम कहते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि एक न्यूट्रॉन है, वो लेट से एक प्रोटॉन प्लस कोई पार्टिकल एक्स बना रहा है, ठीक है, आपको गिवन है ये रिएक्शन। तो जैसे आप केमिस्ट्री में बैलेंसिंग करते हो ना बच्चों, यहां पर भी हम बैलेंसिंग करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, हम बच्चों नीचे तो लिख देते हैं चार्ज, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1 है, प्रोटॉन का चार्ज 1 हो गया, सॉरी न्यूट्रॉन का 0 है। और ऊपर लिख देते हैं मास, तो जैसे न्यूट्रॉन का 1, प्रोटॉन का भी 1, जो मास नंबर होता है उस तरह से, ठीक है। तो अगर हम बच्चों बैलेंसिंग कैसे करते हैं, इसको ध्यान से समझना। हम नीचे चार्ज को बैलेंस कर देते हैं और ऊपर मास नंबर को बैलेंस कर देते हैं। तो अगर चार्ज को बैलेंस करना है बच्चों, तो बताओ एक्स के साथ क्या आएगा, नीचे क्या चार्ज आना चाहिए ताकि चार्ज बैलेंस्ड रहे। -1, राइट। एंड ऊपर क्या आना चाहिए, 0, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जिसमें आपको ऐसे बैलेंसिंग करवा के ये पूछ लिया जाए कि बताओ ये कौन सा पार्टिकल हुआ। जैसे मान लो इस केस में ये क्या पार्टिकल हुआ बच्चों, जिसका चार्ज -1 है और मास 0 है। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे और एक अगर एक एग्जांपल लें, मान लो बच्चों आपको ऐसा कुछ दिया है कि इलेक्ट्रॉन है प्लस कुछ एक्स ऐड हुआ प्लस कुछ वाई ऐड हुआ, इसने हमें दे दिया Z 614, मैं ऐसे इमेजिनरी लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो बताओ y का, बताओ y के नीचे क्या आएगा और ऊपर क्या आएगा। बिल्कुल आसान है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं सोचने वाला। अमन बताओ। लवेश आप बताओ। तो पहले तो इनके लिख दो, है ना, जो है। फिर
बस सब बैलेंस कर दो। नीचे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन रहा है, 3, राइट हैंड साइड पे 6 है, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, ऊपर 7 होना चाहिए, राइट। तो ये होते हैं बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शंस। बच्चों इस चैप्टर में ना सिर्फ 2 टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। एक है रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी जो हमने किया था, दूसरा है बैलेंसिंग, और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो बहुत ही आसान पार्ट है। तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन जिसको हम कहते हैं एज फिशन। क्या मतलब होता है बच्चों फिशन रिएक्शन का? देखो बच्चों, हमने जो ऊपर लिखा है कि न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पे या तो न्यूक्लियस टूटेगा या न्यूक्लियस बनेगा, है ना। तो फिशन में ऐसा होता है कि यहां पर एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के 2 या 2 से ज्यादा छोटे न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, तो हैवी न्यूक्लियस splits to form 2 or more smaller nuclei along with release of energy। ठीक है, एनर्जी तो रिलीज होनी ही है। लवेश आपने उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो जैसे अगर इसका मैं एक एग्जांपल लूं, ये याद नहीं रखना, वैसे ही एक बता रहा हूं आपको कि जैसे यूरेनियम जो होता है उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है कि अगर यूरेनियम के अंदर हम एक न्यूट्रॉन हिट करें उसके साथ, तो वो पहले तो ऐसे बना देगा यू, और ये इस तरह से टूट जाता है बेरियम में। प्लस ये नहीं, याद नहीं रखना बच्चों, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल। क्रिप्टन में ठीक है, और ऑब्वियसली दिस विल गिव एनर्जी। अब बच्चों मैंने ये यूरेनियम के साथ ही क्यों दिखाया, या फिर ऐसा क्यों हुआ कि यूरेनियम 235 ही सीधा क्यों नहीं स्प्लिट कर गया, वो यूरेनियम 236 ही क्यों स्प्लिट किया, उसने यही 2 क्यों बनाए, बेरियम और क्रिप्टन। ऑल दीज आर पॉइंट्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, इनको हम सीधा सीधा नहीं कह सकते कुछ भी, ये सारे रिसर्च पॉइंट्स हैं, इसका कोई मतलब कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं है हमारे पास। ठीक है, मतलब इस रिएक्शन की सिग्निफिकेंस सिर्फ इतनी है कि ये पहला फिशन रिएक्शन है जो हमें पता चला। ठीक है, तो नो डाउट और भी बहुत सारे होते होंगे, बट हमें कुछ ऐसा याद नहीं रखना, हमें तो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई फिशन होता क्या है, मतलब वो आप देख के बता सकते हो, जहां पर भी छोटे टुकड़े बन रहे हैं वो फिशन है। अब बच्चों इस पर्टिकुलर रिएक्शन की एक खास बात क्या है, देखो आप बच्चों, इस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए था, इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है? न्यूट्रॉन चाहिए। और आप देखो कि इस रिएक्शन के प्रोडक्ट में हमें 3 न्यूट्रॉन मिल भी रहे हैं।
है ना? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही है इस केस में। ऐसा नहीं है कि हर केस में होता होगा, इस केस में ऐसा हो रहा है कि जो न्यूट्रॉन रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए चाहिए था, वो प्रोडक्ट में भी मिल रहा है। इससे क्या हो जाएगा बच्चों, अगर आप सोचो ध्यान से कि भाई आपने एक बार एक न्यूट्रॉन दिया, राइट? उस न्यूट्रॉन ने फिशन करवाई, उससे क्या हुआ? तीन न्यूट्रॉन और आ गए। वो तीन न्यूट्रॉन क्या करेंगे? वो फर्दर तीन फिशंस करवा देंगे, करेक्ट? वो तीन फिशन से 9 न्यूट्रॉन आ गए, 9 फर्दर 27 न्यूट्रॉन ले आएंगे एंड सो ऑन। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि इस केस में क्या हो रहा है? आपने बस रिएक्शन को एक बार स्टार्ट करवाना है, राइट? उसके बाद तो रिएक्शन खुद से ही होता जाएगा आगे की आगे। इट इज लाइक जैसे वो नहीं होता बच्चों, जैसे दिवाली पे वो पटाखों की लड़ी होती है बड़ी सी, तो आप तो एक साइड से आग लगाते हो, उसके बाद तो आगे की आगे अपने आप पटाखे फूटते जाते हैं, है ना? तो बस रिएक्शन हमने स्टार्ट करवाना है, उसके बाद तो रिएक्शन खुद से ही होता रहेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं बच्चों एज चेन रिएक्शन। तो तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर तो हम ऐसे ही चलने दें, मान लो हमने 1 किलो यूरेनियम लिया, उसमें एक बार एक न्यूट्रॉन से शुरू करवा दिया और फिर वो अपने आप बढ़ता गया। ये समझ आ रहा है बच्चों? ऐसा होता जाएगा ना, 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, ऐसे बढ़ते जाएंगी फिशंस। जितनी फिशंस बढ़ रही हैं उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो अगर तो आपने रिएक्शन को ऐसे छोड़ दिया, इसको हम कहते हैं एज अनकंट्रोल्ड। ठीक है? तो इस केस में तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है? इस केस को क्या कहते हैं हम, जब ऐसे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो? मतलब ये रिएक्शन तो तब तक चलता रहेगा जब तक आपका पूरा यूरेनियम ही खत्म ना हो जाए। ये क्या सिचुएशन होती है बच्चों? दिस इज अ बॉम्ब। जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो इस तरह से होता है कि हम एक जगह पे बस एक बार इनिशियल रिएक्शन करवा के छोड़ देते हैं, उसके बाद वो सारा खुद से होता जाएगा, तो इट विल रिलीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? और इसी की बच्चों दूसरी कंडीशन होती है, दूसरी सिचुएशन होती है कि आप
कंट्रोल्ड रिएक्शन करा लो। टाइम मतलब बहुत ही फास्ट होता है, मतलब बहुत क्विकली वो सारी फिशन हो जाती है। ठीक है, ये कैसे करवाते हैं हम? बेसिकली देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक हेवी वाटर। ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब हम क्या करेंगे कि जैसे 1 से 3 हुए, ठीक है, तो हम इस तरह से सिचुएशन बनाते हैं कि 3 में से 2 एब्जॉर्ब हो जाएं, 1 रह जाए। ठीक है, तो वो 1 फिर करा देगा, फिर 3 आए, तो 3 में से फिर 2 एब्जॉर्ब हो गए। तो क्या फर्क है बच्चों दोनों केसेस में? मतलब सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, कंट्रोल्ड फिशन हो रही है, मतलब हर बार उतने ही अमाउंट ऑफ एटम्स की फिशन हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कभी भी कि आपके पास बहुत ही ज्यादा एनर्जी एकदम से रिलीज हो गई। तो तो ये करते हैं हम इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो बहुत ही थोड़ा सा फर्क होता है दोनों की वर्किंग में। फाइनली तो दोनों को एनर्जी चाहिए, बॉम्ब को भी और पावर प्लांट को भी। बट ये है कि बॉम्ब में हमें कोई एनर्जी कंट्रोल नहीं करनी होती, हम तो कहते हैं जितनी एनर्जी आए उतनी बढ़िया है। पावर प्लांट में हमें एक कंट्रोल्ड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। ये बच्चों समझ आ गया सबको फिशन? फिशन का ऑपोजिट प्रोसेस होता है बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, यहां पे 2 छोटे न्यूक्लियस कंबाइन करके बड़ा न्यूक्लियस बना देंगे। ठीक है, जैसे अगर इसका मैं एग्जांपल लूं, तो ये एक फ्यूजन रिएक्शन है। इस रिएक्शन की खासियत ये है कि ये सन पे होता है, तो सन की एनर्जी का सारा सोर्स ये रिएक्शन है। ठीक है, अब बच्चों मतलब जैसे हमने देखा था कि फिशन रिएक्शन को करवाने के लिए क्या कंडीशन थी कि भाई हमें न्यूट्रॉन चाहिए, ऐसे ही फ्यूजन को करवाने के लिए जो कंडीशन है होती है वो ये है कि हमें बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए। क्यों चाहिए होता होगा बच्चों हाई टेम्परेचर?
भाई अगर आपने न्यूक्लियस को पास लेके आना है तो रिपल्सिव फोर्सेस होंगी प्रोटॉन्स की, उनको ओवरकम करना है। अब जितना पास लेके जाओगे उतना रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ती जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल एंड में तो न्यूक्लियर फोर्सेस आ जाएंगी, जब बिल्कुल पास आ जाएंगे वो रोक के रखेंगे, बट उतने पास तक लाने के लिए तो पहले कुछ चाहिए ना। तो वो एनर्जी जो है पास लाने की वो हाई टेम्परेचर से ही आती है। तो बच्चों यहां भी अच्छी बात यही है कि भाई रिएक्शन करवाने की कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर। तो अब क्या है कि बस आपको एक बार इनिशियली हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब उससे जब फ्यूजन शुरू हो गई तो फ्यूजन एनर्जी रिलीज करेगी, उस एनर्जी से अपने आप ही हाई टेम्परेचर आगे मेंटेन रहता है, तो वो फर्दर फ्यूजन करवाती रहती है। ठीक है, तो ये भी एक चेन रिएक्शन ही है। तो दोनों फिशन और फ्यूजन का ये फायदा है बच्चों कि वो एक बार बस शुरू करवाने हैं, उसके बाद तो अपने आप ही होते रहते हैं। ठीक है जी। अब बच्चों फ्यूजन का नुकसान ये है कि अभी तक ये नहीं पता हमें कि हम कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन कैसे करवाएं। मतलब हमें फ्यूजन रिएक्शन के बेसिस पे बॉम्ब बनाना तो आता है, बट हमें उसका कोई यूजफुल यूज नहीं आता अभी भी। और हमें भी वी हैव स्टिल नॉट लर्न कि हाउ टू हैव अ कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, अदरवाइज फ्यूजन रिएक्शन के बच्चों बहुत एडवांटेजेस हैं कंपेयर टू फिशन। क्या क्या होंगे बच्चों, बताओ। सबसे पहले तो क्या होता है, फिशन के लिए हमें चाहिए होता है यूरेनियम या ऐसे कुछ एलिमेंट्स जो कि रेयर है। फ्यूजन हो जाती है सिंपल हाइड्रोजन एक्सेट्रा से जो कि अबंडेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है। तो यूरेनियम को लेके तो बच्चों वर्ल्ड वाइड मारा मारी है, जिसको भी थोड़ा सा भी यूरेनियम मिल जाता है जिस कंट्री को, वो कंट्री मतलब बहुत ही अपने आप को सुपीरियर समझती है। हाइड्रोजन तो सबके पास है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया हमें अभी इसका आता ही नहीं कंट्रोल्ड रिएक्शन। दूसरा बच्चों, जब फिशन होती है तो फिशन के केस में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ये हार्मफुल होते हैं, मतलब ये ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस होते हैं। फ्यूजन में कोई हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं बनता। ठीक है, और
तीसरा बच्चों, जो एनर्जी रिलीज पर मास है, तो बच्चों एक बात समझो, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है बच्चों, इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है नियरली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, ये वैल्यू याद नहीं रखनी। तो एक रिएक्शन में 200 के आसपास एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये वाला जो रिएक्शन है इसमें होती है 20 के आसपास रिलीज। तो मुझे बताओ ज्यादा एनर्जी किस में रिलीज हुई? अगर हम सीधा सीधा एनर्जी की बात करें तो किस में ज्यादा रिलीज हो रही है, फिशन में, फ्यूजन में? फिशन में, राइट? फिशन में हो रही है। सीधा सीधा अगर हम एनर्जी कंपेयर करें, बट अगर हम करते हैं कंपेयर एनर्जी पर मास, तो ऊपर वाले में देखो 200 एनर्जी किसने मास ने रिलीज की, 235 मास ने, राइट? तो 1 से कम हो गया एनर्जी रिलीज पर मास। नीचे वाले में देखो 20 एनर्जी कितने मास ने रिलीज की, इधर 2 + 2 करके 4, राइट? तो बहुत ध्यान से समझो बच्चों, हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? एनर्जी रिलीज्ड पर मास। तो एनर्जी रिलीज पर मास किस में ग्रेटर हुई? फ्यूजन में। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल एनर्जी रिलीज पूछा है या एनर्जी रिलीज पर मास पूछा है। ठीक है, टोटल एनर्जी किसकी ज्यादा है? फिशन की। एनर्जी पर मास किसकी ज्यादा है? फ्यूजन की। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं करनी। राइट बच्चों? तो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर। यही करना है। जो आगे वाला पार्ट है, रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट, वो कट चुका है, वो नहीं है सिलेबस में। ठीक है, तो ये अपना मॉडर्न वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चंस पक्का आते हैं। वो तो करना ही है, ई करना है। जो पार्ट करना है वो मैं आपको अभी मैसेज करूंगा। ठीक है, वो कुछ स्पेसिफिक पार्ट करना है। ऑलराइट, तो प्लीज ये सबने पक्का से अगली क्लास से पहले करना है सारा कंप्लीट, क्योंकि अगली एक्सरसाइज का। क्योंकि हाँ, ओके। 0 1 दोनों का। हाँ, वो एफ, ये जो भी होगा पार्ट में मैसेज कर दूंगा। एफ नहीं होगा, GH होगा, एफ नहीं। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों ये चैप्टर जैसे हो गया, इसके बाद आई एम थिंकिंग कि
आपका ना पहले एक बार थोड़ा सा 11th का स्पीड अप करके आपका मतलब वर्क पर एनर्जी तक थोड़ा पार्ट कवर हो जाए पहले। वो इसलिए क्योंकि जो 12th के भी सारे चैप्टर्स हैं, मान लो हम इलेक्ट्रोस्टैट्स करते हैं या कोई भी करते हैं, वो उनमें भी कहीं ना कहीं फोर्स और एनर्जी के कंसेप्ट तो यूज होते ही रहते हैं, राइट? तो एक बार ये पार्ट आपका हो जाए एनर्जी तक, फिर हम 12th मतलब कर सकते हैं अच्छे से। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी एक बार थोड़ी 11th स्पीड अप कर दें। अभी आपका 11th में क्या चल रहा है बच्चों? एनएलएम चल रहा है, तो बस हाँ सही है। तो बस एनएलएम और वर्क पावर एनर्जी आपका पहले थोड़ा जल्दी करवा देते हैं, फिर 11th भी अपना चलता रहेगा और 12th भी आराम से हो जाएगा। या ये कर सकते हैं कि हाँ सेमीकंडक्टर्स करवा दिया जाए आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा पार्ट है, वो अनरिलेटेड है, तो वो खत्म हो जाएगा फिर। आई थिंक यही बेटर है, पहले सेमीकंडक्टर्स कर लेते हैं हम। ठीक है, तो फिर ये मॉडर्न वाला पार्ट कंप्लीटली खत्म ही हो जाएगा। और मतलब ये मॉडर्न प्लस सेमीकंडक्टर मिला के तो आपके बच्चों कम से कम 7-8 क्वेश्चन आते हैं टेस्ट में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। सोचो आप, नियरली 20% बन गया आपके पूरे पेपर का। ठीक है जी, चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।